हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर आपका डाइवर्जेंस पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। और आज मैं जो आपको क्वेश्चन देके गया था उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कुछ इसके अलावा न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो आपको न्यूमेरिकल दिया था, ठीक है, अगर हो गया हो तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो यहाँ पे देखना किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे अटेंड करना है, इसको सोल्व करना है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि आर वेक्टर है आपके पास में एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तब आपसे पूछा हुआ था डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल जो दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था आपको आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ था डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर का मान क्या होगा। सबसे पहले परिभाषा, ठीक है, उसका फॉर्मूला लेना है। परिभाषा से डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू डेल आर वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, डेल वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू क्या था आपके पास में, इक्वल टू आपके पास में डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल dy अपॉन डेल y प्लस डेल z अपॉन डेल z। ये आपके पास में फॉर्मूला था। आर वेक्टर जो दिया हुआ है, आर वेक्टर आपके पास में दिया हुआ है एक्स आई y z, ठीक है। इसको यदि हम a मान लें, इसको यदि हम a वेक्टर मान लें तो आपका क्या हो जाएगा ax ay और az। यदि हम इसको a वेक्टर मान लें तो आपका घटक रूप में लिखोगे आप इसको ax आई कैप, ay j कैप और az k कैप। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ax का मान आप कह सकते हो x है, ay का मान आप कह सकते हो y है और az का मान आप कह सकते हो यहाँ पे z है। तो इन तीनों मानों को आप यहाँ पे रख लो और आपका मान निकालो। सभी का कैसे क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स की जगह रख दिया एक्स, ay की जगह रख दिया y और az की जगह रख दिया अपने a, az की जगह रख दिया यहाँ पे z। x करोगे x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, y का करोगे y के सापेक्ष 1 हो जाएगा और z का करोगे z के सापेक्ष आपका हो जाएगा 1। यानी कि आपका आंसर लगेगा यहाँ पे आंसर लगेगा आपका 3, 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3, ठीक है। 3 आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था। आपके पास न्यूमेरिकल दिया होता क्वेश्चन ये होता है कि आर वेक्टर का ये हो तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर का मान निकालना है। यदि आर वेक्टर का मान ये हो आपके पास में तो आपको निकालना था डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद में इसको मान लिया, जो आर वेक्टर दिया हुआ था उसको मान लिया कि आपके पास में क्या है ए वेक्टर, और यदि ये ए वेक्टर है तो दोनों से गुणा करने पर आपको मिलेगा ax = x, ay = y और az = z। तीनों मानों को आप फॉर्मूले के अंदर रखोगे, समीकरण के अंदर रखोगे तो यहाँ पे x के सापेक्ष जब x का गुणन होगा तो वो हो जाएगा 1। इसी तरीके से y के सापेक्ष y का करोगे तो हो जाएगा आपका 1 और z के सापेक्ष z का करोगे तो वो हो जाएगा 1। तीनों का टोटल बन जाएगा आपका आंसर 3। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि r वेक्टर इक्वल टू हो आपके पास में x i कैप y j कैप और z k कैप, यदि r वेक्टर हो आपके पास में x i कैप y j कैप और z k कैप, तब आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे आंसर बता रहे हैं कि डाइवर्जेंस rm इनटू r वेक्टर, डाइवर्जेंस rm इनटू r वेक्टर इक्वल टू आपका होगा n प्लस 3 इनटू r की पावर n। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r क्यूब, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r क्यूब इक्वल टू होगा आपका 0। ये दो क्वेश्चन आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन की बात कि r वेक्टर अगर ये हो तो आपको ये भी बताना है किस तरीके से होगा। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताना है डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r क्यूब का मान 0 होगा, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग, तो यहाँ पे हमको पता है r वेक्टर का मान है आपके पास में x i कैप y j कैप और z k कैप। r वेक्टर का मान आपको दिया हुआ है v k है, तब मॉड ऑफ r वेक्टर कह सकते हो या स्मॉल r हम लिखे उसको। मॉड ऑफ r वेक्टर का होगा आपका i कैप के गुणन का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणन का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणन का स्क्वायर और साथ में उसका रूट, ये हो जाएगा मॉड ऑफ r। ये इसको हम लिख देंगे यहाँ पे या हम इसको लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी आपका रूट खत्म हो गया यहाँ से, और ये हो गया आपका r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इतना कर लिया, इसके बाद हम कर रहे हैं समीकरण 1। इसके बाद हम कर रहे हैं, तो आपके पास समीकरण ये कर लिया r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जो आपके पास भी आई है उस समीकरण एक का आप करो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इधर करोगे तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, लेफ्ट साइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2r और साथ में डेल r अपॉन डेल x, x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, तो 2r की पावर 2 में से 1 घटाओगे 1 हो जाएगा आपका, तो 2 की पावर 2 इनटू r की पावर 1 हो जाएगा और साथ में r करोगे वापस x के साथ तो डेल r अपॉन डेल x। इधर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, x के सापेक्ष करो y कांस्टेंट हो जाएगा और z भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। कौन सा अवकलन करो, आंशिक अवकलन करो, तो आंशिक अवकलन का मतलब क्या होता है, जिसके सापेक्ष करोगे वही आपका क्या होता है चल, बाकी की चीजें होती है जो आपकी कांस्टेंट की तरह काम करती है। तो यहाँ पे x का करोगे 2x हो जाएगा, y और z का करोगे तो हो जाएगा 0, दोनों तरफ से आपका 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास डेल r अपॉन डेल x, इसका मान हो जाएगा x अपॉन r, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे किया x के सापेक्ष समीकरण 1 का आंशिक अवकलन, उसी प्रकार से समीकरण 1 का करोगे y के सापेक्ष और समीकरण 1 का करोगे z के सापेक्ष। समीकरण 1 का एक बार कर लिया हमने x के सापेक्ष, मान हो गया हमारे पास में डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू x अपॉन r। उसी प्रकार से अगर आप करोगे समीकरण 1 का y के सापेक्ष और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो आपको मान क्या मिलेंगे, इसी प्रकार से आप y और z के सापेक्ष समीकरण 1 का करोगे आंशिक अवकलन, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वैल्यू ये वैल्यू आपके पास में मिलेगी, करके देखना
बिल्कुल यही चीज आपको अप्लाई करनी है। जैसे हमने x के सापेक्ष किया समीकरण एक का आंसर ऑपरेटर, तो हमारे पास मान आया डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू x अपॉन r। उसी प्रकार से यदि आप y और z के सापेक्ष करोगे समीकरण एक का आंसर ऑपरेटर, तो आपके पास मान आएगा डेल आर अपॉन डेल y का, वो होगा y अपॉन r, और डेल आर अपॉन डेल z का मान होगा आपके पास में z अपॉन r। यानी कि तीन मान हमने निकाले हैं उस पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए। इन तीनों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने तीन मानों को निकाले। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। दिया हुआ है हमारे पास में r वेक्टर x y z y z और z, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसकी सहायता से निकाला सबसे पहले मॉड ऑफ r वेक्टर, यानी कि आपका मापक निकाला इस r वेक्टर का। तो मापक निकालने के लिए आप करते हो i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर, और वो आता है आपका रूट के अंदर। तो यहां पे लिख दिया r, और जो आपके गुणांक थे उनका स्क्वायर करके आपका योग निकाल के और उसका निकाल दिया रूट, मूल आपने वर्गमूल निकाल लिया उसका। मैंने क्या किया, इसके हमने दोनों तरफ आपका स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। यहाँ पे वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये दीदी आपकी समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 का हमने किया, समीकरण 1 का किया हमने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड में 2r डेल r अपॉन डेल x, और राइट साइड में हो जाएगा आपका 2x। y और z कांस्टेंट होंगे, आपके कांस्टेंट पे काम करेंगे तो हो जाएंगे आपके अवकलन 0। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आएगी डेल r अपॉन डेल x x अपॉन r। इसी प्रकार से हमने y और z के सापेक्ष किया समीकरण 1 का, तो यहाँ पे ये वाली चीज और हो जाएगी। यानी कि तीन मान हमारे पास में आ गए, और इन तीनों मानों को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इन तीनों मानों को हमने लिख लिया, और एक मान को लिखने में यहाँ पे ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, जो जो चीजें हमने यहाँ पे की थी उन सारों को यहाँ पे लिखिए अपने समीकरण आपकी ये होगी, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन कैसे होगा। अब हमें निकालना है r इनटू r वेक्टर। तो सबसे पहले ये निकालो, r इनटू r वेक्टर का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले तो r इनटू r वेक्टर निकालो, क्या होगा आपका r से कैसे r वेक्टर का बाहर कर देना x y z y z और z k। ठीक है, r वेक्टर का मान रख दिया, और इसको सिंपल कर दिया, हो जाएगा आपका r x y z r n y z और r n z k। ठीक है, तो ये मान हो गया हमारे पास में r n, ये मान हो गया हमारे पास में r n इनटू r वेक्टर। r n इनटू r वेक्टर आपके पास में आया r n इनटू x y z, r n इनटू y z और r n इनटू z k। ठीक है, अब हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है अपनी डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट a, और ये हो जाता है अपने पास ये आपके पास परिभाषा होती है कि यदि हम डाइवर्जेंस लिखें तो फॉर्मूले में क्या होता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट a वेक्टर, और ये मान होता है आपका डेल अपॉन डेल x dx डेल अपॉन डेल y dy डेल अपॉन डेल z का समेशन अल्फा प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में सदिश है a वेक्टर, और यहाँ पे आपके पास में सदिश जो होगा वो होगा r n a वेक्टर। यदि ये आपका a वेक्टर है, यदि हम इसको क्या मान लें, a वेक्टर मान लें, r n इनटू r वेक्टर सदिश होगा, और सदिश को मान लें a वेक्टर, तो आपका ax ay और az क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये काम करेगा ax का, ये काम करेगा ay का, और ये काम करेगा आपका az। ठीक है, यदि हम इस राशि को मान लें a वेक्टर, आपके सभी राशि मान लें, तो आपका घटक रूप में लिखते हो आप x y का ay j का और az। ठीक है,
यहाँ पे x का काम करेगा rn into x, यहाँ पे ay का काम करेगा rn into y, और यहाँ पे az का काम करेगा आपका rn into z। तो यहाँ पे रख दो मान, तब ठीक है, x का मान रख दिया, ay का मान रख दिया और az का मान हमने रख दिया। अब कर्नल का अवकलन u टू v के हिसाब से x के सापेक्ष करो, r क्या है, r क्या है आपके पास में, r चाहिए x स्क्वायर into y स्क्वायर into z स्क्वायर, यानी कि r जो है वो भी आपका किसका फंक्शन है, x y और z का फंक्शन है। तो r भी आपका x का फंक्शन है और x तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे u into v के हिसाब से करोगे, यहाँ पे भी u into v के हिसाब से करोगे, यहाँ पे भी u into v के हिसाब से करोगे। जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका rn को छोड़ा x का किया 1 हो गया, ठीक है, rn को छोड़ा x का किया, यानी कि u को छोड़ा v का किया, तो आपका u rn ऐसे कैसे v का करोगे 1 हो जाएगा, फिर v को छोड़ोगे इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपका x n r की पावर n - 1, ठीक है, x को छोड़ा rn का किया तो n x की पावर n - 1, और फिर वापस से करोगे इस r का, तो ये हो जाएगा del r और del x, वापस से करोगे r का तो ये हो जाएगा del r और del x, इसका करोगे rn को छोड़ा y का किया 1 हो गया, फिर y को छोड़ा n r की पावर n - 1, और ये हो जाएगा आपका del r और del x, फिर करोगे नेक्स्ट तो ये हो जाएगा rn 1 और यहाँ पे हो जाएगा z n r की पावर n - 1 del r अपॉन del s, ठीक है। अवकलन करना है u into v के हिसाब से, तो अवकलन किया हमने x को छोड़ा, सॉरी rn को छोड़ा, x का किया 1, x को छोड़ा rn का किया तो ये हो गया n r की पावर n - 1, और फिर r का वापस से किया x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा del r dx। ये चीज यहाँ पे फॉलो की और ये चीज हमने यहाँ पे फॉलो की, मतलब u into v के हिसाब से हमने इसका अवकलन कर दिया। ये इतना करने के बाद अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका del r del x है, वहां पे आपका del r del y है, और यहाँ पे आपका del r del z है, मतलब इन तीनों मानों को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इन तीनों मानों का मान हम यहाँ से रखकर और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन किया, आपका क्वेश्चन को करने के लिए rn into r वेक्टर चाहिए, हमें इसका डायमेंशन निकालना है, तो rn into r वेक्टर निकाला, तो यहाँ पे हमने r वेक्टर का मान रखा और उस r वेक्टर को मल्टीप्लाई किया rn के साथ में, तो ये बन गया rn into x rn into y j और rn into j rn into z k, ठीक है। अब यदि हम इसको मान लें एक सदिश हमारा a वेक्टर, तो यहाँ पे आप ax किसके बराबर मिलेगा आपको, rn into x के बराबर मिलेगा, ay मिलेगा rn into y के बराबर, और az मिलेगा आपका rn into z के बराबर, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमने मानों को रखा, जो फॉर्मूला होता है आपका डायमेंशन निकालने का, इस डायमेंशन के फॉर्मूले में आपने x का मान रख दिया, ay का मान रख दिया और az का मान रख दिया। इसके बाद में आपने u into v के जो फॉर्मूला होता है अवकलन के लिए उसका यूज किया और यहाँ पे इसका मान निकाला, ठीक है। इसके बाद में आप मान रखोगे अब आपको मान रखने होते हैं, ये तो होगा del डॉट a, इस समीकरण 3 के अंदर आपको मान रखना है a b और c से, a b और c से मान समीकरण नंबर 3 में रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे del डॉट a, ठीक है। अब देखो rn into 1 rn आएगा, rn into 1 rn आएगा और rn into 1 rn आएगा, मतलब एक rn ये रहा, एक rn ये रहा और एक rn आपका ये रहा, टोटल कितने हो जाएंगे 3 आपके पास में rn बन रहे हैं, एक rn दूसरा rn ये रहा और तीसरा rn आपका ये रहा, एक ये रहा आपके पास में, एक ये रहा और एक ये रहा, तो तीनों का टोटल करके 3 rn, यानी कि 3 बनते, तीनों का टोटल कर दिया 3 into r की पावर n। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मान रखना है आपको x n r
की पावर n माइनस 1, ठीक है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान इसे रख दोगे, फिर यहाँ पे रखोगे b से और यहाँ पे रखोगे c से। तीनों में से सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं हम लोग n into r की पावर n माइनस 1, n into तीनों में से हमने कॉमन ले लिया n into r की पावर n माइनस 1, यहाँ पे बच गया x, ठीक है, यहाँ पे बच गया x और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान यहाँ से रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन r। इसी प्रकार से यहाँ पे बचेगा y और डेल आर अपॉन डेल एक्स y का मान रखोगे तो ये हो जाएगा y अपॉन r, और ये चीज हमने रखी तीसरे पट्टे में z बचेगा और डेल आर अपॉन डेल z का मान था आपका z अपॉन r। तीनों मान रख दिए हमने यहाँ पे x अपॉन r y अपॉन r रख दिया और z अपॉन r रख दिया। ये मान रखने के बाद इसका सोल्यूशन निकाल लो। इसका हल निकालना है, आपको सिंपलीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n into r की पावर n minus 1 x into x x square y into y y square और z into z z square अपॉन r, ठीक है। r तीनों में आ रहा था, तीनों का एलसीएम ले लिया हमने, ये कह सकते हैं एलसीएम लिया x into x x square हो गया, y into y y square हो गया, z into z z square हो गया, और x square plus y square plus z square किया था आपके पास में समीकरण एक में था r square, तो यहाँ पे r square मान रखोगे आप, ठीक है। ये मान हमने लिया समीकरण एक से, समीकरण एक में जो मान था हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से रख दिया r स्क्वायर, एक r से आपका एक r में हम लोग, ठीक है, बचा एक r आधा सामान्य घाते जुड़ जाएगी r n की पावर n माइनस 1 और एक r आपका n जुड़ेगा 1 माइनस का 1 प्लस 1 दोनों क्या होगी कैंसिल, बचेगा आपके पास में 3 r की पावर n और n r की पावर n, ठीक है। r स्क्वायर था नीचे आ था, एक r से आपका कैंसिल आउट हो गया, बच गया केवल एक r। इस r को यहाँ पे जोड़ोगे आप, आधा सामान्य दोनों की बातें जुड़ जाएंगी n माइनस 1 और साथ में क्या हो जाएगा आपका प्लस 1, इस तरह से जाएगा n माइनस 1 और साथ में प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बच जाएगा आपका n। तो r की पावर n बचेगा हमें, दोनों में से आपका कॉमन आ जाएगा r की पावर n और बाकी बचा आपका n प्लस 3 या 3 प्लस n, ये हो जाएगा आपका 10 यानी कि डायगोनल, और ये ही हमको क्या करना था यहाँ पे लेके आना था, ये बताना था कि डायगोनल rn into rn का मान क्या होता है n plus 3 r की पावर n, और वो हमने कुछ इस तरह से हमने सिंपल किए, ठीक है। तो हमने क्या किया समीकरण 3 में a b c जो मान हमने शुरुआत में कैलकुलेट किए थे उन तीनों मानों को रख दिया, x अपॉन r रख दिया, y अपॉन r रख दिया और z अपॉन r रख दिया, और जो कॉमन था उसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे हो गया आपका x स्क्वायर y into y y स्क्वायर z into z z स्क्वायर, और नीचे जो आ रहा था उसका ले लिया एलसीएम r, ठीक है। ये मान रख दिया हमने समीकरण 1 से इसके बराबर है r स्क्वायर के बराबर है, एक r स्क्वायर का एक r कैंसिल आउट बचा एक r, ये इसमें जुड़कर माइनस को खत्म कर देगा, तो यहाँ पे बच जाएगा r की पावर n, दोनों में से कॉमन लिया r की पावर n, यहाँ पे बच गया 3 यहाँ पे बच गया n, n प्लस 3 या 3 प्लस n आप लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, उस अगले क्वेश्चन को सिंपल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन
सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पे आर वेक्टर अपन आर क्यूब निकालना है। सबसे पहले आर वेक्टर अपन आर क्यूब निकालना है, फिर उस राशि का निकालना है आपको डाइवर्जेंस। तो आर वेक्टर अपन आर क्यूब निकालोगे, आर वेक्टर अपन आर क्यूब, आर वेक्टर का मान रखा ये हो गया आपका आर वेक्टर का मान रख दिया एक्स आई जेड वाई जेड और जेड के जेड और नीचे का आपका आर क्यूब, ठीक है, मतलब आर क्यूब कर दिया उसको। तो ये हो गया आपका इस तरह का इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर क्यूब आई जेड वाई अपॉन आर क्यूब जी जेड और जेड अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब क्या करना है, उसका डाइवर्जेंस निकालना है, मतलब आर वेक्टर पर आपको क्या करना है डाइवर्जेंस। तो यहां पे निकालना है डाइवर्जेंस आर वेक्टर पर आपको या फिर पहले ही कर दो। ये हमारे पास क्या होती है, फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस की परिभाषा होती है गणितीय रूप में, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डेल डॉट ए कार्डियल रिलेशन के अंदर क्या मान होता है डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड ए, ठीक है। यदि हम इसको मान लें कि क्या है हमारे सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है तो यहाँ पे आपका एक्स का काम करेगा बी, ए वाई का काम करेगा बी और ए जेड का काम करेगा आपका, ठीक है। यदि हम इसको मान लें कि आपका एक सदिश है ए वेक्टर तो इस ए वेक्टर को घटक रूप में लिखोगे आप ए एक्स आई जेड ए वाई ठीक है और जेड, ठीक है। तो एक्स की जगह काम करेगा एक्स अपॉन आर क्यूब, ए वाई की जगह काम करेगा वाई अपॉन आर क्यूब और जेड अपॉन आर क्यूब की जगह काम करेगा आपका ए जेड। तो यहाँ पे मान रखोगे तो ये हो जाएगा तब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, ए एक्स की जगह मान रखोगे तो हो जाएगा आपका एक्स अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका वाई अपॉन आर क्यूब और ये हो जाएगा आपका जेड अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स ए वाई और ए जेड मान रख दिए आपके तीनों। अब क्या करना है आपको, या तो आप u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, आकलन करने के लिए या तो आप u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओ या u इनटू v का फॉर्मूला लगाओ, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसा आकलन करना है इसका और आकलन करके मान निकालना। तो हम लगाते हैं अपने u इनटू v का फॉर्मूला, तो इसको सिंपल करोगे क्या हो जाएगा, x को छोड़ा r क्यूब का करोगे आप, ठीक है, r क्यूब का करोगे ये होगा आपके पास में। यदि आप r क्यूब को माइनस मतलब ऊपर लेके जाओ तो वो हो जाएगा आपका r की पावर माइनस का 3। यदि r क्यूब है हमारे पास में और उसको यदि हम ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारा r की पावर माइनस का 3 और इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा आपका n x की पावर n माइनस 1। यदि आप x की पावर n का करते हो तो क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 आपकी पावर थी तो -3 इंटू आर की पावर n माइनस 1 यानी कि -3 इंटू -3 और उसमें से एक और घटेगा तो -4 आपका हो जाएगा और फिर r का वापस से करोगे x के साथ इसमें हो जाएगा आपका डिवाइड अपॉन dx यानी कि यहाँ पे बन जाएगा आपका ये बन जाएगा पहला ऑपरेट किया x को छोड़ा और आपका 1 अपॉन r क्यूब कर दिया तो ये हो गया। फिर 1 अपॉन r क्यूब को जोड़ोगे और x का कर दोगे तो x का हो जाएगा 1। ये हो गया आपका 1 अपॉन r क्यूब, ठीक है। इसके बाद में सेम चीज यहाँ पे करनी है, सेम चीज यहाँ पे करनी है, मतलब जैसे अपना d किया था आपने u इनटू v के हिसाब से वैसे करना है आपको u इनटू v d इनटू v u अपॉन v करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कर दिया हमने, ये हो गया हमारे पास में x को छोड़ा और आपका 1 अपॉन r क्यूब उसका किया d हो गया, फिर 1 अपॉन r क्यूब को छोड़ा x का किया d हो गया। अब यहाँ पे y को छोड़ा
और बराबर आर की बात किया तो ये हो जाएगा -3 आर की पावर -4 डेल आर अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे करोगे हो जाएगा अपॉन r2। नेक्स्ट करोगे तो ये हो जाएगा z -3 आर की पावर -4 डेल आर अपॉन डेल z, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर r। ठीक है, y को छोड़ा और जो आपका बराबर आर कितना उसका उपयोग किया तो -3 आर की पावर -4 डेल आर अपॉन डेल वाई। फिर y का किया हमने बराबर आर को छोड़कर तो बराबर आर को y का हो जाएगा 1, और इसी तरीके से z को छोड़ा बराबर आर को किया तो -3 आर की पावर -4 डेल आर अपॉन डेल z, और फिर बराबर आर को छोड़ा z के सदिश क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे देखोगे आप बराबर आर क्यूब और बराबर आर क्यूब टोटल हो जाएंगे आपके पास 3/r3/r2। ठीक है, इसके बाद में -3r4 और -3r4 मतलब माइनस की पावर है आपके पास में -3r की पावर -4 -3r की पावर -4 और -3r की पावर -4। इन तीनों पदों में से कॉमन ले रहे हैं, ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद। इन तीनों पदों में से आपके पास कॉमन आ जाएगा -3r की पावर -4 या फिर माइनस का 3 आर की पावर -4। ठीक है, एक तो बचा आपके पास x, एक तो बचा आपके पास में x और दूसरा डेल आर अपॉन डेल x, दूसरा आपके पास में डेल आर अपॉन डेल x। मान यहां से रखोगे क्या था आपके लिए डेल आर अपॉन डेल x का मान x अपॉन r, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन r। फिर इसी तरीके से यहां पे मान रखोगे y बचा हुआ है और डेल आर अपॉन डेल y का मान डेल आर अपॉन डेल y का मान y अपॉन r, और फिर इसी तरीके से रखोगे आप z बचा हुआ था यहाँ पे और डेल आर अपॉन डेल y का मान रखोगे तो हो जाएगा z अपॉन r। ठीक है, फिर के हिसाब से इसका गुणन कर दिया, ये हो गया, इसका दिया, ये हो गया, इसका दिया, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में 1/r3 और 1/r3 तीन बार आ जाता है, 3/r3। बाकी बचा हमारा ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद। इन तीनों पदों में सबका कॉमन आ गया -3 आर की पावर -4। ये कॉमन लेने के बाद में हमारे पास बचा यहाँ पे x और दूसरा बचेगा आपका डेल आर अपॉन डेल x। इस डेल आर अपॉन डेल x का मान इससे रखोगे तो x अपॉन r हो जाएगा। फिर आपका बचा यहाँ पे y लिख दिया, डेल आर अपॉन डेल y का मान रखोगे y अपॉन r, और फिर यहाँ पे बचेगा आपका z और डेल आर अपॉन डेल z का मान रखोगे z अपॉन r। तो इस तरीके से मान रखना है। अब x into x, x square, y into y, y square, z into z, z square हो जाएगा और तीनों कैंसिल हो जाएगा आपका r। ठीक है, करो इसको सिंपल। x into x, x square हो गया आपके पास में, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर तीनों का टोटल हो गया आपके पास में। बीच में प्लस आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और तीनों कैंसिल हो गया आपका r। यहाँ पे मान रखोगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का किसके बराबर है, r स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू दी हमने, इसको हम नीचे निकालेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन r। एक r से आपका एक r कैंसिल हो गया, एक r से आपका एक r कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास क्या 3 अपॉन r क्यूब माइनस 3 अपॉन r की पावर 4 और एक r बच गया आपका ऊपर r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो गया, बच गया एक r से आपका ये होगा 3 बचेगा। ठीक है, r की पावर 4 थी, उसमें से आप कर सकते हो r की पावर 3 into r, मतलब इसको ऐसे कर सकते हो r की पावर 3 into r और ऊपर आपका एक r से डिवाइड हो गया, बच गया r की पावर 3। तो ये हो गया 3 अपॉन r की पावर 3 माइनस 3 अपॉन r की पावर 3
दोनों सेम चीज है, समान में समान को हटाओगे आंसर मिलेगा आपका 0। ये आंसर आपके पास में होगा और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उनको हम कुछ इस पैटर्न से आपको सोल्व करना है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और जो चीज दी गई है उसका यूज करना है आपको, यूज करने के साथ में ही आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाकर उसको सोल्व करना है। तो हमने दो क्वेश्चन किए यहाँ पे, यदि आर वेक्टर आपको दिया हुआ था तो आपको प्रूव करना था कि आर एन इंटू आर वेक्टर का डायमीटर से जब निकाले तो वो आएगा आपका n+3 इंटू आर की पावर n, और दूसरा आपको प्रूव करना था कि यदि हम आर वेक्टर और आर क्यूब का डायमीटर निकाले तो वो मान 0 होगा। दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि ई वेक्टर जो है यदि हमारे पास में है x इंटू जेड, ठीक है, ई वेक्टर दिया हुआ है आई कैप, साथ में है उसके x जेड क्यूब माइनस जे कैप 2x² वाई जेड, और k कैप दिया हुआ है उसके साथ में दिया हुआ है 2y z4। तब आपसे पूछा हुआ है डायवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर का मान। ये पूछा हुआ आपसे, वैल्यू दी हुई है, डायवर्जेंस निकालना है आपको, ठीक है। ई वेक्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमको कि आई कैप है एक्स जेड क्यूब के साथ में माइनस जे कैप है 2x² वाई जेड के साथ में, और के कैप है आपका 2y इंटू जेड है। तब आपको डायवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर का मान निकालना है। किस पर निकालना है? बिंदु 1 2 3 पर निकालना है। एक बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु पर आपको डायवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे होगा सॉल्व, कैसे होगा सॉल्व देखिए। तो सबसे पहले ई वेक्टर दिया हुआ है और हमको क्या पता है, हमको पता है कि परिभाषा होती है गणितीय रूप में, तो गणितीय रूप में डायवर्जेंस की जो परिभाषा होती है वो आपकी होती है डेल डॉट ई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स, डेल अपॉन डेल वाई ई वाई, और डेल अपॉन डेल जेड ई वाई। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि हमारे पास में ई वेक्टर हो तो डायवर्जेंस निकालते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, डेल डॉट ई इक्वल टू डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ई वाई अपॉन डेल वाई, और डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका एक्स का मान दे रखा है एक्स जेड क्यूब, वाई का मान दे रखा है 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 1 और इधर आपको दे रखा है 2 into y z। ये मान हमको दे रखे हैं, मतलब अगर ये सदिश आपका तो सदिश क्या होगा ex इधर ey इधर और ez इधर, ठीक है। तो तुलना करोगे तो ex हो जाएगा x स्क्वायर क्यूब, ey हो जाएगा -2x स्क्वायर y z और ez हो जाएगा आपका 2yz4। तो इन तीनों को समीकरण में रखोगे तब समीकरण 1 से क्या मान हो जाएगा आपका डेल ऑफ e, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x का मान रख दिया, डेल अपॉन डेल y z का मान रख दिया और डेल अपॉन डेल z का मान रख दिया, x का मान रख दिया, y का मान रख दिया और z का मान रख दिया, जो हमारे पास में यहाँ पे इस दी हुई राशि से हमको मिले। तो यहाँ पे रख दिया। अब इसका करना है x के सापेक्ष अंश अवकलन, इसका करना है y के सापेक्ष अंश अवकलन और इसका करना है z के सापेक्ष अंश अवकलन। ये करोगे, ठीक है। तो पता है x के सापेक्ष कर दो आपका y और z कांस्टेंट होता है, अंश अवकलन जब कर दो तो y के सापेक्ष कर दो तो आपका x और z कांस्टेंट होता है और z के सापेक्ष जब करते हो आपका y और x दोनों क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे करोगे ये हो जाएगा आपका z क्यूब, ठीक है। यहाँ पे करोगे ये हो जाएगा आपका -2x स्क्वायर z y का होल हो गया और z का करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2y और 3z हाँ z 4 ठीक है। यहाँ पे क्या x का z भी बच गया हमारे पास में, फिर यहाँ पे करोगे -2x स्क्वायर y का कर दिया वन हो गया, z बच गया हमारे पास में और यहाँ पे क्या हमने 2y z4 का करोगे x की पावर n का करोगे तो क्या होता है n x की पावर n - 1 तो n होगा 4 और z n की पावर n - 1 यानी कि 4 - 1 3 हो जाएगा आपके पास में। ये हो जाएगा डेल डॉट e का, ठीक है। और इसको सिंपल भी करना चाहो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ऐसे में से ये भी ऐसे में से ये हो जाएगा ऊपर 4 ये हो जाएगा अपने पास में। तो ये तो हो गया डेल डॉट e। बट आपसे पूछा हुआ क्या है कि हमें इस डेल डॉट e यानी कि डायवर्जेंस ऑफ द वेक्टर का मान 1 2 3 पर क्या होगा, इस बिंदु पर इस डायवर्जेंस का मान क्या होगा। तो यहाँ पे निकाल दो, इस बिंदु पर मान निकालना है, मतलब x की जगह रखना है 1, y की जगह रखना है 2 और z की जगह रखना है 3। इस समीकरण के अंदर आपको क्या करना है 1 2 3 पर मान निकालना है, तो मतलब x की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है और z की जगह रखना है 3, क्योंकि x y z आपका बिंदु होता है। तो यहाँ पे z की जगह रखोगे 3 × 9 = 27, फिर यहाँ पे रखोगे 2, x की जगह रखोगे 1 और z की जगह रखोगे 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट रखोगे 8, y की जगह रखना 2, z की जगह रखना 3, ठीक है। 27 यहाँ पे 3 रख दिया तो ये हो गया 27, 3 की पावर क्यूब ये हो गया 2, x स्क्वायर की जगह रखा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, z की जगह रखा 2 हो गया आपका। फिर यहाँ पे रखा 8, y की जगह रख दिया 2 और z की जगह रख दिया आपने 3, तो 3 की पावर क्यूब यानी कि आपका 27 बनेगा। अब इन तीनों को सिंपल करना है और सिंपल करने के बाद में जो आए मान वो लिख देना, आंसर आपका आ गया है आंसर आपका यहाँ पे आएगा 453। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ था ई वेक्टर आपका दिया हुआ था और आपसे पूछा हुआ था डायवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर का मान क्या होगा बिंदु 1 2 3 पर। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, आपका डायवर्जेंस निकाला फॉर्मूले के हिसाब से। डायवर्जेंस निकालने के लिए आप पूरा प्रोसेस अप्लाई करोगे
और डायवर्जेंस आपका आएगा ये वाला समीकरण। तो पहला काम तो हमने ये किया। इसके बाद में इस डायवर्जेंस का मान पूछा हुआ था बिंदु 1 2 3 पर, तो बिंदु 1 2 3 पर अगर मान निकाले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x की जगह रखना है 1 दिया हुआ था, x की जगह y की जगह रखना था 2 और z की जगह रखना था 3। जैसे मान रखोगे और उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे सरलीकरण करोगे तो आपका आंसर देगा 4.3 यानी कि 453 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ जो आप लोगों को घर पे करना है और उनको सिंपल करना है, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे किए। 3 न्यूमेरिकल आपने किए, 2 मैंने करवाए, एक तीसरा आपका अभी ये रहा और एक जो आपको लास्ट क्लास के अंदर दिया हुआ था वो क्वेश्चन में हमने किया। उन्हीं के आधार पर आपको अगले जो क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ वो करने। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि यदि ए वेक्टर जो है एक कांस्टेंट वेक्टर है, एक नियर सरफेस है, तो आपको प्रूफ करना है कि डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू होता है आपका ए वेक्टर। यानी कि पहले तो आपको निकालना है डाइवर्जेंस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर का और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का आपको निकालना है पे ग्रेडियंट। दोनों चीजें आपके यहाँ पे काम करेंगी, पहले निकालना है डाइवर्जेंस और उसके बाद में उस डाइवर्जेंस से जो हमें रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट का निकालना है आपको ग्रेडियंट। और वो ग्रेडियंट जो निकालोगे आप उस राशि का वो आपका किसके बराबर आना चाहिए, ए वेक्टर के बराबर आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि f वेक्टर बराबर यदि f वेक्टर आपको दिया हुआ है और इस सदिश क्षेत्र आपको दिया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है ग्रेडियंट। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है x प्लस वाई आई कैप माइनस x प्लस वाई जे कैप और 2z के कैप ये दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ करना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर का मान क्या होगा 0 होगा। या आप लोगों को यहाँ पे ठीक है, x प्लस वाई आई कैप प्लस x प्लस वाई जे कैप और माइनस के 2z ये दिया हुआ है। तो आपको पता लगाना है अभी कि डायवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर का मान क्या होगा 0 होगा।
अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ लिया ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कर्ल, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल निकालेंगे। सबसे पहले उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और उसके बाद आपका वहां पे कार्टेशियन सूत्र के अंदर उसका फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीनों के आधार पर आपका कई बार टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है, तो कई बार उस टॉपिक की सहायता से यानी कि फॉर्मूले की सहायता से आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल बन जाता है, एग्जाम में तो पूछ लिया जाता है। तो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है और आपका डाइवर्जेंस क्या होता है। एक चीज और मैंने बताई थी पहले कि ग्रेडियंट होता है आपका एक सदिश मान, आपका डाइवर्जेंस होता है वो आपका एक अदिश मान होता है, जबकि कर्ल जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वो भी आपका क्या होता है, एक सदिश मान होता है। तो ग्रेडियंट और कर्ल दोनों सदिश होते हैं, जबकि डाइवर्जेंस हमारा होता है अदिश। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।